Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the mechanism of the normal labor. So mechanism means होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्टेप बाय स्टेप हो रही है और एक प्रोसेस के साथ हो रही है. किस चीज़ की मैकेनिज्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल लेबर की मैकेनिज्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. नॉर्मल लेबर क्या है? नॉर्मल लेबर आप सिंपली बोल सकते हो कि जब एक बेबी अपने आप को डिलीवर करता है या एक मदर एक बेबी की डिलीवरी करती है, उसको ही हम नॉर्मल लेबर बोलते हैं. ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ द नॉर्मल लेबर का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाएगी, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, मूवमेंट्स हैं, या ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि बेबी के अंदर हो रहे हैं, मदर के अंदर हो रहे हैं, ताकि एक सेफ डिलीवरी हो सके. तो मैं आपको बता दूं कि एक डिलीवरी 15 से 18 आवर्स ले लेती है. तो आप सोचो कि 15 से 18 घंटे में एक बेबी बाहर निकल पाता है. ओके, तो ये जो बाहर निकल रहा है और इस बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पढ़ेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इवेंट्स इन अ सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर पढ़ा था, उसी के अंडर में ये आ रहा है. तो चलिए देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या बोल रही है? ये एक तरह की सीरीज है. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है. तो ये एक तरह की सीरीज है जो कि स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है. किस चीज़ की सीरीज है? मूवमेंट्स की सीरीज. क्या क्या मूव हो रहा है? बेबी मूव हो रहा है सिंपली. ठीक है, और बेबी में किसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है? हेड का मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है. इसमें ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि बेबी जो है वो तो कैसे भी करके एडजस्ट करके बाहर आ जाएगा, लेकिन हेड क्या होता है? हेड जो बेबी का है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, उसको आप दबा नहीं सकते हो. ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट है मदर के अंदर से बाहर निकलने का, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर. सो इट इज अ सीरीज ऑफ द मूवमेंट दैट अकर्स ऑन द हेड. हेड में ही सारे मूवमेंट देखने को मिलेंगे. इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू आउट द पेल्विस. इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन का मतलब ये है कि ये हेड अपने आप की पोजीशन को चेंज करेगा और ये अंदर मदर के अंदर के एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करेगा, तब जा करके ये एक मदर से बाहर निकल पाएगा. ठीक है, इसलिए बोला गया है इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन. कब हो रहा है ये सब? जब डिलीवरी का टाइम आ रहा है. और ये हेड कहाँ से बाहर निकल रहा है? कमर की हड्डी से होते हुए, जिसको हम लोग ने पैल्विक बोन बोल दिया है, कमर की हड्डी से होते हुए मदर के अंदर से ये बाहर निकल रहा है. तो सिंपली डेफिनेशन ने क्या बताया है कि ये एक तरह की मैकेनिज्म ऑफ द लेबर क्या है? ये एक तरह की सीरीज है ना, जिसमें बेबी का हेड अपने आप को मूव कर रहा है, नीचे शिफ्ट कर रहा है और अपने आप का मूवमेंट कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बाहर निकालना है अपने आप को, जिसके लिए उसको क्या करना है? एडॉप्ट करना है. किस चीज़ को एडॉप्ट करना है? मदर के अंदर के एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करना है. और ये एडॉप्टेशन कब हो रहा है? ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू दी पेल्विस. जब पेल्विस से होता हुआ नीचे की ओर शिफ्ट होता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उस टाइम पे ये अपने आप को एडजस्ट करेगा. अब चलिए हम देख लेते हैं कि जितना हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक हेड यानी कि एक फीटस का हेड अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर रहा है और एडजस्ट करने के बाद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम तभी देख पाएंगे जब कुछ चीज़ें फिक्स रहेंगी. ठीक है, तो हम तभी किसी बेबी के हेड का मूवमेंट देख पाएंगे जब कुछ चीज़ें फिक्स रहेंगी. कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले बेबी का जो लाई है, यानी कि बेबी जैसा लेटा हुआ है, वो कैसा लेटा होना चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इस तरह से लेटा होना चाहिए. लॉन्ग. अगर वो इस तरह से लेटा है, मान लो हेड यहाँ पे है ना, बेबी का हेड यहाँ पे है और बेबी की बॉडी यहाँ पे है, तो हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं देख पाएंगे. या बेबी का हेड यहाँ पे है ना, और बॉडी इस साइड आ गई है, तो हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं देख पाएंगे. ठीक, तो लाई कैसी होनी चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से लॉन्ग लेटा होना चाहिए, जैसा कि अभी ये लेटा है. प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? सिफेलिक, मतलब बेबी का जो हेड है उसको ही नीचे की ओर होना चाहिए.
तभी एक बेबी नॉर्मली बाहर निकल पाएगा, तभी नॉर्मल लेबर कंप्लीट हो पाएगा। क्यों? मान लो एक सिचुएशन है कि बेबी का हेड यहाँ पे है और बेबी की बॉडी नीचे है, तो बेबी की जब डिलीवरी हो रही होगी तो बेबी के हाथ तो यहाँ पे फंस जाएंगे ना, है ना, यहाँ पे इस तरह से हाथ फंस जाएंगे। जब बेबी को आप हेड यहाँ पे कर दोगे और बॉडी नीचे कर दोगे और बेबी को डिलीवर कराओगे तो बेबी के हाथ यहाँ पे फंस जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर बेबी का हेड नीचे की ओर रहता है और वो जल्दी से डिलीवर हो जाता है तो ये आराम से पूरी बॉडी डिलीवरी हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन किसका होना चाहिए? हेड का होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने सिफेलिक बोल दिया है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो हेड तो अभी बहुत बड़ा है, तो इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि हेड के अंदर भी कौन सा एरिया सबसे नीचे देखने को मिलना चाहिए? वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा एरिया होता है? आप अपने हेड को टच करो और सबसे ऊंचा भाग जो आपको दिख रहा है, सबसे ऊंचा पोर्शन जो आपको दिख रहा है अपने हेड का, वही है वर्टेक्स एरिया। ठीक है, तो बेबी का ये जो सबसे ऊंचा पोर्शन है यही है वर्टेक्स। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होना चाहिए? वर्टेक्स। एटीट्यूड, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड हेड ऑफ द बेबी। ठीक है, हेड और बॉडी के बीच का जो ये रिलेशनशिप है, मतलब बेबी अपने आप को सिकोड़ के रखा हुआ है। अगर ये अपने आप को सिकोड़ के ना रखे, अपने हाथ को इस तरह से खोल दे, तो क्या ये डिलीवर हो पाएगा? इजली नहीं हो पाएगा। जितना ये सिकोड़ के रखेगा अपने आप को, जितना ये समेट के रखेगा अपने आप को, उतनी ही आसानी से इतने छोटे रास्ते से बाहर निकल पाएगा। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? फ्लैक्शन होना चाहिए, यानी कि बेबी अपने आप को सिकोड़ के रखे है। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स होता है कि कौन सा बेबी का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालेगा बेबी के हेड को बाहर निकालने के लिए। तो ऑक्सीपुट जो है वो सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालेगा बेबी के हेड को मूव करा करके उसको बाहर निकालने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन। तो पोजीशन कैसी होनी चाहिए? या तो LOA या ROA। LOA क्या है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। देखो, अब इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट मीन्स मदर का लेफ्ट, याद रखिएगा, लेफ्ट मीन्स मदर का लेफ्ट। ऑक्सीपुट किसका? बेबी को ऑक्सीपुट। एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ। ठीक है, तो बेबी का जो ऑक्सीपुट है ना, ये जो पीछे का एरिया है वो एंटीरियरली होना चाहिए, यानी कि आगे की तरफ होना चाहिए मदर के लेफ्ट साइड में। ठीक, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होनी चाहिए या राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होनी चाहिए। देखो, लेफ्ट किसका है? मदर का लेफ्ट है। अगर मदर इस तरह से खड़ी है, ये मदर है, ठीक है, ये मदर है, तो मदर का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हाथ है वो लेफ्ट है ना, और ये वाला जो हाथ है वो राइट है। ओके, तो मदर के लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड की तरफ बेबी का ऑक्सीपुट है। ये देखो, है ना ऑक्सीपुट, ये मदर का लेफ्ट एरिया है और ये बेबी का ऑक्सीपुट एरिया है। ठीक, एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, यानी कि बेबी का ऑक्सीपुट ये आगे की तरफ है। समझ गए? बेबी का ऑक्सीपुट पीछे की तरफ नहीं है। समझ गए? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छी सी इमेज में मैंने आपको दिखा दिया है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर यानी कि मदर का लेफ्ट, बेबी को ऑक्सीपुट, और एंटीरियरली यानी कि बेबी का ऑक्सीपुट आगे की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। उसी तरह से ROA हो सकता है, डेट इज राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, यानी कि मदर का जो राइट एरिया है, राइट हैंड है, मदर के राइट हैंड, बेबी का ऑक्सीपुट एरिया, एंटीरियर मीन्स आगे की तरफ, यानी कि ये देखो, ये एंटीरियर एरिया है मदर का और ये जो पीछे वाला ये पोस्टीरियर एरिया है। तो बेबी का हेड जो है वो ऑक्सीपुट जो है वो एंटीरियर की तरफ है मदर के। ठीक, और लेफ्ट साइड वो राइट साइड में भी है। समझ गए? मदर के राइट साइड में बेबी का जो ऑक्सीपुट है वो मदर के एंटीरियर एरिया पे सिचुएटेड है। ये दोनों नॉर्मल पोजीशंस मानी जाती हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिसेंट स्टार्ट होगा। देखो, ये 8 प्रोसेस के थ्रू मैकेनिज्म ऑफ लेबर कंप्लीट होगा और ये एग्जाम पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। डिसेंट मीन्स होता है शिफ्टिंग डाउन। अब कौन शिफ्ट डाउन होगा भाई, जिसको बाहर निकलना है मदर से वही शिफ्ट डाउन होगा और वही वजाइना से बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसका मतलब बेबी शिफ्ट डाउन होगा। तो बेबी शिफ्ट डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये डिसेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं मदर को उसकी वजह से। दूसरी चीज मदर जो पुश डाउन कर रही है जिसको हम लोग बियरिंग डाउन एफर्ट्स बोलते हैं और पुश डाउन एफर्ट्स बोलते हैं उसकी वजह से। और तीसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि धरती की खींचने की ताकत है, इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, बेबी नीचे शिफ्ट डाउन हो रहा है जिसको हम लोग ने डिसेंट बोल दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, डिसेंट बहुत सारी बुक्स में डिसेंट सेकंड नंबर पे है और एंगेजमेंट फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं है। पहली चीज तो बेबी नीचे शिफ्ट डाउन होगा तभी बेबी का एंगेजमेंट होगा पैल्विक बोन यानी कमर की हड्डी से। चलो आगे देख लेते हैं। तो आई थिंक आपको डिसेंट समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन, अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, मदर पुश डाउन कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेबी नीचे शिफ्ट हो रहा है जिसको हम लोग ने डिसेंट बोल दिया। ओके, अब सिंपल सी चीजें, नेक्स्ट स्टेप है आपका एंगेजमेंट। यहाँ पे देख लो डिसेंट, सेम चीज मैंने लिखी हुई है, नोट कर लो। नेक्स्ट है आपका एंगेजमेंट। अब जब भाई बेबी का हेड नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो पैल्विक बोन में जाकर के टच हो जाएगा, है ना। बस जैसे ही ये पैल्विक बोन के कैविटी के ब्रिम के अंदर यानी कि पैल्विक जो आपकी कमर की हड्डी है उसके अंदर जो एक होल है उसके अंदर जैसे ही ये हेड जाता है, ठीक है, उसको हम एंगेजमेंट बोल देते हैं। किसके बीच में एंगेजमेंट हो रहा है, पैल्विक बोन के और बेबी के हेड के बीच में एंगेजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ड्यूरिंग दिस एंगेजमेंट क्या होता है, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड गोज इनटू द पेल्विस और रिलेशनशिप बन जाएगा बिटवीन द फीटल हेड एंड द पैल्विक ब्रिम इज नोन एज एंगेजमेंट। सेम चीज मैंने आपको बताई है कि जब बेबी का हेड जो है वो पैल्विक ब्रिम यानी कि पैल्विक बोन के जो ओपनिंग है उस पे आकर के टच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एंगेजमेंट हो गई। ठीक है, अब एक और इसमें लाइन ऐड की हुई है कि लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड गोज इनटू द पेल्विस। लार्जेस्ट डायमीटर फीटस का कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये जान लो, लार्जेस्ट डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर होता है। कौन सा होता है लार्जेस्ट डायमीटर, ये हम लोग देख लेते हैं आगे इमेज के थ्रू। देखो ये जो दिखा रहे हैं ना, यही वाला एरिया जो है लार्जेस्ट डायमीटर है फीटल के हेड का, यानी कि दो पैराइटल बोन के बीच का जो डायमीटर है वो है आपका लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड। ठीक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये हम किस में काउंट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स में काउंट कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एंटीरियर पोस्टीरियर में काउंट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से चौड़ाई में काउंट कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने ट्रांसवर्स डायमीटर बोल दिया है। तो इसी तरह से एंगेजमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि जो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेड है यानी कि बाय पैराइटल, दो पैराइटल बोन के बीच का जो हेड है 9.5 सेंटीमीटर जो कि ये है, ये आपके पैल्विक ब्रिम यानी कि पैल्विक एरिया में आकर के अटैच हो गया जिसकी वजह से इसको हमने एंगेजमेंट बोल दिया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्शन। देखो बेबी तो ऑलरेडी फ्लेक्स्ड होता है, मतलब एकदम सिकुड़ा सा होता है, सिमटा सा होता है, लेकिन जैसे ही ये पैल्विक बोन के अंदर जाता है, ये हो गई पैल्विक बोन, ठीक है, तो ये पैल्विक बोन के जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद जैसे ही ये नीचे की पैल्विक मसल से टच होगा तो इस बेबी का हेड क्या हो जाएगा, और ज्यादा नीचे की ओर झुक जाएगा। जब ये नीचे की ओर बेंड हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड। ठीक है, अभी ये क्या था, ये फ्लेक्स्ड था, यानी कि बेबी का हेड और बेबी की बॉडी पार्ट जो होते हैं वो सिकड़े हुए होते हैं। ठीक, लेकिन जब ये बेबी कंटिन्यूअस नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा होता है और पैल्विक मसल से जाकर के इसका हेड टच करता है तो ये हेड जो है जाहिर सी बात है और ज़्यादा फ्लेक्स्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, कंटिन्यूअस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी नीचे शिफ्ट होता गया, डिसेंट होता गया, और इसकी वजह से जब वो पैल्विक फ्लोर पे आया और पैल्विक मसल से टच हुआ तो ये और ज़्यादा सिकुड़ गया और ज़्यादा झुक गया। कहाँ पे, अपने हाथों के पास। इसको हम लोग ने बोल दिया हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द फीटल हेड।
इट इज ड्यू टू द बियरिंग डाउन एफर्ट डिसेंट प्रोसेस टचेस द पेल्विक फ्लोर। ठीक है, ये हो क्यों रहा था, क्योंकि बेबी जो है वो कंटिन्यूअस नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, साथ ही साथ मदर बियरिंग डाउन पुश डाउन इफर्ट कर रही है, और बेबी का हेड कहाँ चला गया है, पेल्विक फ्लोर से जाकर के टच हो गया है। इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट स्टेप है आपका इंटरनल रोटेशन। अब जाहिर सी बात है, बेबी का हेड कमर की हड्डी से जाकर के टच हो गया। ठीक है, टच होने के बाद अब बेबी का हेड अपने आप को थोड़ा सा मूव करेगा, मूव करके ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करने के बाद ये मम्मा से बाहर निकल आएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। देखो यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ये देखो इंटरनल रोटेशन। देखो जब ये बाहर आ रहा है, ये हेड घूम गया, देखो हेड घूम गया इस तरह से, है ना। हेड घूमने के बाद बाहर आया। पहले बेबी कैसे था, और जब बाहर आने का टाइम आया तो हेड घूम गया, तब हेड बाहर आया। इसी को बोलते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। फिर से देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले बेबी कैसे था, फिर आपको इंटरनली ये रोटेट होता हुआ दिखेगा। देखो अब ये देखिए ये किस तरह से रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद ही ये डिलीवर होगा। इसी को बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, क्योंकि ये अंदर की ओर रोटेट हो गया, अंदर मदर के अंदर ही रोटेट हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या बियरिंग डाउन यानी पुश डाउन एफर्ट्स की वजह से जब हेड पे प्रेशर पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, बेबी का हेड 90 डिग्री हो जाएगा सर्कुलर ऑक्सीपुट से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, बेबी का हेड यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। देखो ये देखो, रोटेट 90 डिग्री ऑफ सर्कुलर ऑक्सीपुट। ये देखो ये ऑक्सीपुट है, और ये मदर का ये यहाँ पे लेग है। ठीक, यहाँ पे मदर का पैर है, और ये मदर के पैर से 90 डिग्री ऑक्सीपुट आपका रोटेट हो गया। अगर आप यहाँ पे एंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री आपका एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो बेबी का हेड जब इंटरनली अपने आप को रोटेट करता है तो वो एक तरह से 90 डिग्री रोटेट हो जाता है, और सर्कुलर ऑक्सीपुट जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे आ जाता है। मदर के पैर से अगर आप को रिलेट करोगे तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जैसे उल्टी घड़ी घूमती है वैसे ये अपने आप को रोटेट कर देता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो बाइपैराइटल यानी कि दो पैराइटल बोन के बीच का डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर था, ठीक है, वो कहाँ चला गया, बियॉन्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे चला गया। अब मैं आपको ये इमेज में दिखा देती हूँ। जब हेड आपका इंटरनली रोटेट हुआ था तो आपका हेड जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस यानी कि ये वाली जो प्यूबिक बोन है, हम सभी जानते हैं कि सिम्फाइसिस प्यूबिस कौन सी बोन होती है, आपकी कमर की हड्डी की आगे वाली जो बोन है उसी को हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ये आपकी कमर की हड्डी है ना, ये वाला जो एरिया है इसी को हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। ठीक, तो जब बेबी का हेड अपने आप को रोटेट करेगा, पहले ऐसे था, अब रोटेट होकर के क्या हो गया, बेबी का जो ऑक्सीपुट है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ गया है ना, ये बेबी का ऑक्सीपुट जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ गया है, और जो बाइपैराइटल डायमीटर है यानी कि दो पैराइटल बोन के बीच का डायमीटर है वो मदर के वजाइना को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो ये बाइपैराइटल डायमीटर यानी कि ये जो डायमीटर है बेबी का वो मदर के वजाइना को जाकर के स्ट्रेच कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है। ठीक, स्ट्रेच करने के बाद अब क्या होगा, क्राउनिंग हो जाएगी। क्राउनिंग क्या है, वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड स्ट्रेचेस द वजाइना, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द एपिजियोटमी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे चौड़ा डायमीटर जो कि बाइपैराइटल डायमीटर है वो वजाइना को इतना ज्यादा स्ट्रेच करेगा, इसको हम लोग क्राउनिंग बोलेंगे। जैसे ही बेबी का हेड
प्रेशर के साथ नीचे की ओर आएगा और वजाइना में जाकर के प्रेशर देगा, और इस प्रेशर की वजह से मदर का वजाइना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्राउनिंग बोलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक बेस्ट टाइम है जिसमें हम एपिजियोटमी करके बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। एपिजियोटमी एक छोटा सा कट होता है जो कि हम यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं, जो कि ये लगाया हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये कट हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि मदर का जो मसल्स हैं या पेल्विक एरिया है, जो ये मदर का एरिया है, ये फट ना जाए, क्योंकि बेबी ने क्या कर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे छोटा सा कट नहीं लगाएंगे तो मदर का वजाइना रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और जब वो रप्चर होगा तो क्या पता वो इतना लंबा रप्चर हो, क्या पता वो एनएस को रप्चर कर दे, क्या पता वो कौन से एरिया को रप्चर करते, है ना, जिसकी वजह से मदर को बहुत पेन होगा, बहुत ब्लीडिंग होगी। इससे अच्छा हम अपने हिसाब से छोटा सा कट लगा दें, सेफ कट लगा दें, और वजाइना का एरिया इंक्रीज कर दें। इंक्रीज करने के बाद बेबी का हेड अपने आप ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस नोन एज एपिजियोटमी, जब हम एक छोटा सा कट लगाते हैं मदर के वजाइना में। नेक्स्ट है एक्सटेंशन और एक्सपल्शन। देखो, एक्सटेंशन भी मीन्स होता है बाहर निकलना, और एक्सपल्शन में भी मीन्स होता है बाहर निकलना। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही हम यहाँ पे कट लगाएंगे मदर का वजाइना और बड़ा हो जाएगा, और बेबी क्या हो जाएगा, तुरंत ही बेबी का हेड बाहर आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड फेसिंग द मैटरनल बैक, है ना। मैटरनल के बैक की ओर इसका फेस है और इसकी डिलीवरी हो गई है। ये देखो, मैटरनल के बैक में बेबी की फेस है, ठीक, और डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। अब देखो, पहले बच्चा था उसने अपने आप को इंटरनली रोटेट किया था, है ना, अपने हेड को बाहर निकालने के लिए। अब उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये इसने रोटेट किया है अपने आप को, ये जब बाहर निकलेगा तो ये अपने आप को दोबारा से पुरानी पोजीशन में ले आएगा। देखो, ये बाहर निकल गया, है ना, हेड। अब ये दोबारा से देखो फिर से पुरानी वाली पोजीशन में रोटेट हो गया, ताकि इजीली बॉडी बाहर निकल पाए। आपको दिख गया होगा, देखो ये 2 बार फिर से रोटेट हुआ है। इसी को हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। पहले हम लोग इंटरनल रोटेशन देख रहे थे, अब हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ने अपने आप को फिर से क्लॉकवाइज रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद ये रोटेशन आपको विजिबली, यानी कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो बेबी का हेड अपने आप ही घूमता हुआ दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। यहाँ पे देख लो, ये बाहर आया और इसने अपने आप को रोटेट किया, और ये आपको बहुत इजीली देखने को मिलेगा, ठीक। और पुरानी पोजीशन, यानी कि जिस तरह से वो पहले था हेड, वैसे ही वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, ऑक्सीपुट पॉइंटेड टूवर्ड्स द मैटरनल थाई, ठीक। जो ऑक्सीपुट था वो पहले मैटरनल की थाई की तरफ था, यानी मदर की थाई की तरफ था, वो फिर से मदर की थाई की तरफ आ गया है, यानी पुरानी पोजीशन में आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स होता है अनट्विस्टिंग द नेक, यानी कि अब जब हेड ने अपनी पोजीशन पुरानी वाली ले ली है तो उसकी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए ये है, इसको हम लोग रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी कि बेबी का जो हेड है वो पुरानी पोजीशन में आ गया है, अब वो रेस्ट पे है, अब वो इधर उधर नहीं घूमेगा। दैट इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड द लास्ट आ जाते हैं बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक। अब पूरी बेबी के बर्थ कैसे हो रहा है, सिंपली बेबी के हेड को पकड़ा, बेबी के हेड को नीचे की ओर थोड़ा सा शिफ्ट किया। जब आप नीचे की ओर शिफ्ट करोगे, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो इन्होंने नीचे की ओर खींचा तो ये जो ऊपर का हाथ है ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द एंटीरियर शोल्डर इसके बिलो दी सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो एंटीरियर शोल्डर है, यानी कि सबसे आगे वाला शोल्डर, ये पहला वाला शोल्डर है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे ही हेड को नीचे किया तो ये अपने आप ही बाहर निकल गया, यानी डिलीवर हो गया। उसी तरह से जब ये ऊपर वाला एंटीरियर शोल्डर निकल जाएगा तो बेबी के हेड को हम और ऊपर करेंगे, ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे। जब हम ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर हो जाएगा।
तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी है। इसका डेमो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, फिलहाल ये नोट्स के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले बेबी के हेड को नीचे किया तो ये एंटीरियर शोल्डर बाहर आ गया, फिर बेबी के हेड को ऊपर किया, ऊपर थोड़ा सा उसको उठाया तो पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर हो गया। इस तरह से ईजिली बेबी की डिलीवरी हो गई। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।